हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का सेकंड नंबर का चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज की जो क्लास है वो सेकंड क्लास है और आज की क्लास में देखते हैं कि हम आपको आज कौन सा टॉपिक करवाने वाले हैं। देखिए बेटा, आज हम जो आपको करवाने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि टैक्सोनॉमी की आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री करवाने वाले। कहने का मीनिंग यह है कि हम आपको उन वैज्ञानिकों के बारे में करवाने वाले हैं जिनका वर्गीकरण की खोज या वर्गीकरण विज्ञान के बारे में जो खोज की गई है उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से वर्गीकरण विज्ञान दिया गया है और वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिनका वर्गीकरण में प्रमुख योगदान रहा है। तो जैसे कि पहला जो वैज्ञानिक है उनका नाम है अरस्तु। देखिए बेटा, इनके बारे में वैसे तो हम पहले नंबर के चैप्टर में आपको बता चुके हैं, फिर भी देखिए कि क्या है इनके बारे में बातें। इनको कहा गया है फादर ऑफ बायोलॉजी। ये पहले वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बायोलॉजी पर बहुत ज्यादा रिसर्च करने के साथ साथ पादपों और जंतुओं का छोटा मोटा वर्गीकरण दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी, साथ ही साथ इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान। क्लियर बेटा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया है। तीन समूह कौन कौन से हैं? पहला वृक्ष, नेक्स्ट दूसरा छुप या कहें तो झाड़ी, श्रुप्स, और तीसरा शाकीय पौधे, शाक, हर्ब्स। वृक्ष के बारे में आप जानते हैं जिसका एक मुख्य तना होता है और उसमें शाखाएं निकलती हैं। छुप या झाड़ी क्या होती है? इनके नीचे से जहां से जड़ वाला पोर्शन शुरू होता है तो एक तना नहीं, वहां से काफी सारे तने। जैसे वृक्ष की बात करें तो एक मुख्य तना होता है, तो मुख्य तनों से क्या निकलती हैं? शाखाएं निकलती हैं। लेकिन अगर झाड़ी की बात करें तो झाड़ी में एक साथ काफी सारे तने आपके बाहर निकलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेहंदी की बात कर लेते हैं। बाकी बात करें अगर शाकीय पौधे, तो शाकीय पौधे सभी प्रकार की फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, ये सब जो पौधे आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? शाकीय पौधे के अंतर्गत। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए इन्होंने जंतुओं यानी कि प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर किया है। पादपों का वर्गीकरण आकार के लक्षणों के आधार पर, और जबकि जंतुओं का वर्गीकरण जो है वो लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर किया है। तो जिन जीवों में लाल रक्त पाया जाता है तो उनको इन्होंने बोला है एनाइमा, और जिनमें लाल रक्त अनुपस्थित होता है उन्हें बोला है अनैमा। एनाइमा और अनैमा दो भाग बांटे हैं। तो इसके अंतर्गत वो जीव रखे गए हैं जिनमें लाल रक्त पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कशेरुकी जीव, कशेरुकी जीव यानी कि जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट, अनैमा के अंतर्गत वो जीव रखे गए जिनमें लाल रक्त अनुपस्थित होता है, यानी अकशेरुकी जीव। जैसे कि आपने पढ़ रखे होंगे कीट, मोलस्क यानी आर्थ्रोपोडा है, नेक्स्ट मोलस्का संघ के जो सदस्य हैं। बाकी तो बहुत सारे पॉडीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से अरस्तु ने अपना पहला वर्गीकरण दिया। तो ये पहले वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बायोलॉजी, जूलॉजी देने को तो इन्होंने बॉटनी के ऊपर भी है, पादपों का वर्गीकरण किया, लेकिन इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है क्योंकि जूलॉजी जंतुओं के ऊपर उन्होंने अध्ययन प्रथम बार किया है।
तो एक चीज और याद कर लीजिए कि अरस्तु ने ऐसा नहीं है कि जीवों को दो जगतों में बांटा हो, यानी इन्होंने ये नाम बिल्कुल भी नहीं दिए पादप जगत और जंतु जगत। बस इतना जरूर है कि इन्होंने पौधों को अलग और जंतु को अलग अलग विभाजित करके जो है उनका वर्गीकरण दिया है, पर पादप जगत और जंतु जगत के बारे में इन्होंने बात बिल्कुल भी नहीं की है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, तो पहला वैज्ञानिक आपको करवाया है जिनका नाम है अरस्तु, एक बार खूब देख लीजिए। नेक्स्ट अगला जो हम करवाने वाले सेकंड का नाम है नेक्स्ट अगले वैज्ञानिक हैं थियोफ्रास्टस। देखिए बेटा, इनको बोला गया है फादर ऑफ बॉटनी, इन्होंने पादप पर ज्यादा रिसर्च की है, फादर ऑफ बॉटनी। साथ ही साथ इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एंशिएंट, ध्यान से देखना बेटा, ये अभी तक वर्ड नहीं आया ऐसा कोई, फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी। अगर केवल पूछा जाता है प्लांट टैक्सोनॉमी तो वो है कैरोलस लिनियस, लेकिन अगर पूछा जाता है एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, तो प्राचीन पादप वर्गीकरण के जो फादर है वो कौन है, थियोफ्रास्टस। तो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी। इसी के बीच में एक चीज और याद कर लीजिए, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, ये कहा जाता है डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग। आप शायद भूल चुके हो, तो इससे पहले की क्लास में हम विलियम रॉक्सबर्ग के बारे में भी कुछ करवा चुके हैं, आपको याद हो तो इन्होंने इंडिया का फ्लोरा लिखा है, तो आपको ये बुक करवाई थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फ्लोरा इंडिका। आपको फ्लोरा का मतलब पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था ऐसा कोई विशेष क्षेत्र जहां पर पौधों की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हो तो उसे कहा जाता है फ्लोरा। तो इन्होंने इंडिया का फ्लोरा लिखा हुआ है, बहुत सारे पादपों का अध्ययन इन्होंने किया हुआ है, ये बीच में आपको बता दिया। अभी हम जो चल रहे हैं वो है थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, इन्होंने एक बुक लिखी है, तो इनकी बुक का नाम देखिए जरा, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब वैसे तो इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, पर इंपॉर्टेंट ये है हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की एक बुक लिखी है। अब इस बुक के बारे में जरा सुनिए, ये सबसे पहली बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के लिए लिखी गई सबसे पहली फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के लिए लिखी गई सबसे पहली बुक है, या कहूं तो सबसे प्राचीन वनस्पति विज्ञान की पुस्तक। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक किसने लिखी है, थियोफ्रास्टस ने। इसको फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि इन्होंने केवल पादपों का ही वर्गीकरण किया है, जंतु का नहीं, तो इन्होंने पादपों को वृद्धि स्वभाव के आधार पर 4 समूहों में बांटा है। अभी कुछ देर पहले अरस्तु के बारे में करवाया था, उन्होंने 3 समूहों में बांटा है, इन्होंने 4। इनके 4 कौन कौन से हैं? पहला है वृक्ष, दूसरा छुप या झाड़ी श्रुप्स, नेक्स्ट तीसरा उपझाड़ी अंडर श्रुप्स, और नेक्स्ट चौथा शाक के पौधे हर्ष। तो इन्होंने ये एक्स्ट्रा एक नाम और दे दिया है, तो वृक्ष, छुप, उपझाड़ी और शाक।
तो ध्यान सुनना बेटा कि अरस्तु ने वर्गीकरण पादपों पर भी था और जंतुओं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया पादपों पर प्रथम वर्गीकरण किसने दिया है, तो पादपों का प्रथम वर्गीकरण जो दिया है वो किसने दिया है, वो थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। हिस्टोरिया प्लांटेरम के बारे में एक चीज और सीख लीजिए कि इन्होंने जो बुक लिखी है हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसके अंतर्गत इन्होंने 480 पादपों के वैज्ञानिक नाम और उनका विस्तृत विवरण दिया है। ये भी आप याद कर लें। साथ ही साथ एक चीज और याद कर लें, यही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने एक वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय जैसे शब्द दिए हैं। तो एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय शब्द जो दिए हैं वो कौन से वैज्ञानिक ने दिए? थियोफ्रेस्टस ने दिए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि थियोफ्रेस्टस जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी, एंशिएंट का मतलब है प्राचीन। नेक्स्ट इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहा गया डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग को। नेक्स्ट इसके अलावा थियोफ्रेस्टस ने बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो कि सबसे प्राचीन वनस्पति बुक है, फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसके अंतर्गत इन्होंने 480 पादपों के वैज्ञानिक नाम एवं विस्तृत विवरण दिया है। यानी कि प्रथम पादप का जो वर्गीकरण जो दिया है वो किन्होंने दिया है? थियोफ्रेस्टस ने दिया है। इसके अलावा इन्होंने पादप को वृद्धि स्वभाव के आधार पर 4 समूह, वृक्ष, छुप, उपझाड़ी, इसके अलावा शाक के पौधों में डिवाइड किया है। साथ ही साथ एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय जैसे शब्द जो दिए हैं वो किसने दिए हैं? थियोफ्रेस्टस ने दिए हैं। ले बेटा नेक्स्ट अगला करते हैं। 2 आपके हो चुके हैं, एक अरस्तु, दूसरा है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा है कैरोलस लीनियस। इसके बारे में वैसे तो हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं, पर अभी देखिए कैरोलस लीनियस के बारे में। तो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब ध्यान से सीखना बेटा, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं पर यहां कुछ ज्यादा सीखेंगे। देखो बेटा, वैसे तो फादर ऑफ जो टैक्सोनॉमी है वो कहा जाता है अरस्तु को, क्योंकि अरस्तु ही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकी की प्रमुख अवधारणा को दिया। यानी टैक्सोनॉमी की जो प्रमुख अवधारणा सबसे पहले जो प्रस्तुत की थी वो की थी अरस्तु ने। तो इस कारण अरस्तु को बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो अभी के लिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कैरोलस लीनियस ही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादप और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम यानी नामकरण और वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे, इसलिए कैरोलस लीनियस को बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। पर फिर भी ध्यान कर लो, अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा गया है और अगर ऑप्शन में अरस्तु और लीनियस दोनों हो तो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा अरस्तु। पर अगर इस तरीके से आ जाए फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी तो आप इसका आंसर कैरोलस लीनियस लिख सकते हैं। फिर से सीख लीजिए, कैरोलस लीनियस जिन्हें बोला गया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, पर मैंने आपको बताया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले वर्गीकी की प्रमुख अवधारणा को प्रस्तुत किया था। लेकिन अगर बात करें तो अभी के लिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने जीवों के नामकरण और वर्गीकरण जो है वो लार्ज स्केल पर प्रस्तुत किए हैं, तो इसलिए इनको हम बोल सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब चूंकि इन्होंने पादप और जंतु दोनों पर ही कार्य किए हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी और इन्हें ही फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था फादर ऑफ एंशिएंट, अभी कुछ देर पहले बता चुका हूं मैं, फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट
टैक्सोनॉमी, और इनका क्या नाम बताया था? इनका नाम था थियोफ्रेस्टस। तो प्राचीन पादप वर्गीकी के जो जनक है वो कौन है? वो है थियोफ्रेस्टस। लेकिन फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी जिन्हें बोला जाता है, वो बोला जाता है, यहां भी हम मॉडर्न शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहां रख रखा है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। क्लियर बेटा? देखिए आगे चल के अब फिर क्या चीज सीखना है? अच्छा एक बात और बता दूं, अरस्तु को हम फादर ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट। फिर देखिए जरा कैरोलस लिनियस, अभी कुछ देर पहले बताया कि ये वो पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने जीवों के नामकरण और वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे। तो इन्हें फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये हम पहले चैप्टर में भी बात कर चुके हैं कि इन्हें द्विनाम पद्धति का क्या भी बोला गया है? जनक, या इन्हें इसका संस्थापक भी बोला गया है। द्विनाम पद्धति या नामकरण के संस्थापक इन्हें बोला गया है। अगर आपको थोड़ा बहुत और याद हो तो आपको एक और बताया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति सबसे पहले जिन्होंने दी थी उनका नाम था गैस्पार्ड बोहिन। वो ये नहीं थे, पर आपको फिर मैंने ये भी बताया था कि दी जरूर गैस्पार्ड बोहिन ने थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, लेकिन लार्ज स्केल पर द्विनाम पद्धति का जो वर्गीकरण दिया था वो किन्होंने दिया था? वो दिया था कैरोलस लिनियस ने। क्लियर बेटा? यहां तक की चीजें क्लियर हुई। इसके अलावा और आपको क्या चीज बताई गई थी कैरोलस लिनियस के बारे में? इन्होंने टैक्सोनॉमी के स्थान पर एक वर्ड दिया था जिसका नाम था सिस्टमैटिक्स। तो आपको बहुत सारी चीजें ये याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो कैरोलस लिनियस जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, अगर ऑप्शन में अरस्तु और लिनियस दोनों है तो आंसर होगा अरस्तु, अगर अरस्तु नहीं है तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। बाकी का फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को बोला गया, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी वो भी यही है, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी वो भी कैरोलस लिनियस को बोला गया है। साथ ही साथ फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के संस्थापक भी कैरोलस लिनियस को बोला गया है। इसके अलावा टैक्सोनॉमी के स्थान पर जो सिस्टमैटिक शब्द दिया था वो भी किन्होंने दिया है? कैरोलस लिनियस ने ही दिया है। नेक्स्ट अब सीखिए जरा, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी वरी का हम इतिहास कर रहे हैं। तो देखिए बेटा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जीवों को दो जगतों में बांटा है, दो जगतों में बांटा है। अब दो जगत कौन कौन से जरा देखिए, जगत को इंग्लिश में बोलते हैं किंगडम। तो पहला किंगडम जो है उसका नाम प्लांटी, और दूसरा जो किंगडम है उसका नाम एनिमेलिया। अब आपको फिर से याद करा दें, कुछ देर पहले जब मैंने अरस्तु करवाया था तो वहां बोला था इन्होंने जीवों को दो भागों में या दो वर्गों में बांटा जरूर था, यानी कि एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी पादप जगत और जंतु जगत नहीं बोला। तो अगर तुमसे यह बोला गया, अब जरा देखिए ध्यान से, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है कैरोलस लिनियस ने, और उस आधार पर जीवों को दो भागों में, एक है प्लांटी और एक है एनिमेलिया। लेकिन अगर उसमें ऑप्शन अरस्तु हुआ तो अरस्तु इसका आंसर नहीं है, भले ही इन्होंने जीवों को दो भागों में जरूर बांटा है, एक है प्लांट्स और एक है एनिमल, लेकिन इन्होंने जगत बिल्कुल भी नहीं बोला है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? कैरोलस लिनियस। पहला जगत है प्लांटी तो दूसरा है एनिमेलिया। ठीक बेटा, नेक्स्ट आगे सीखिए। अभी तो आपको मैं अभी कुछ देर पहले, ध्यान सुनना बेटा, कि मैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं, पर उससे पहले अभी मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कैरोलस लिनियस ने कौन कौन सी बुक लिखी है। उसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए चलिए, तो नेक्स्ट इनकी बुक्स की बात करते हैं कि इन्होंने
कौन कौन सी बुक्स लिखी है। देखिए इन्होंने जो पहली बुक लिखी है इन्होंने, उसका नाम है हॉर्टस अपलैंडिकस। ये इनके द्वारा लिखी गई पहली बुक है, फर्स्ट बुक। नेक्स्ट इन्होंने जो दूसरी बुक लिखी है उसका नाम है फिलोसोफिया बॉटनिका। इस बुक के अंतर्गत इन्होंने नामकरण के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट इनकी थर्ड बुक जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए जरा इनकी जो ये बुक है इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो फर्स्ट एडिशन तो पब्लिश हुआ था 1737 में। नेक्स्ट इनका जो सेकंड एडिशन है, इस सेकंड एडिशन के अंतर्गत इन्होंने दुनाम पद्धति का विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट इसके अलावा इसी बुक का जो 10th एडिशन है, इस 10th एडिशन के अंतर्गत इन्होंने जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट फिर देखिए इनकी चौथी बुक का जो नाम है वो है जेनेरा प्लांटेरम। इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में बात की है कि देखिए जरा जेनेरा प्लांटेरम के अंतर्गत इन्होंने पादपों के वर्गीकरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पादपों को पुंकेसर व अंडप के आधार पर तकरीबन 24 वर्गों में विभाजित किया है। क्लियर बेटा। और आपको ये बताया गया था पिछली क्लास में, चूंकि इनका जो वर्गीकरण है वो 1 या 2 लक्षणों के आधार पर निर्धारित किया गया था, इस कारण इनके वर्गीकरण को कैसा वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण बोला गया। और साथ ही साथ ये बताया था चूंकि इनका वर्गीकरण जो है वो लैंगिक लक्षणों के आधार पर निर्धारित किया गया है, इसलिए इनके वर्गीकरण को लैंगिक वर्गीकरण भी बोला गया। अच्छा, आपको यह भी याद रखना जरूरी है कि कृत्रिम वर्गीकरण जो है एक तो कैरोलस लिनियस ने दिया है, साथ ही साथ एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम पिछली अभी बताया था, थियोफ्रास्टस। तो इनका भी जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा ही है, कृत्रिम वर्गीकरण है। क्लियर बेटा। तो जेनेरा प्लांटेरम के अंतर्गत इन्होंने पादपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, वो भी विस्तृत लेवल पर। और इनके अंतर्गत इसने क्या बताया कि पुंकेसर व अंडप के आधार पर पादपों को 24 वर्गों में बांटा था। और इस वर्गीकरण को इन्होंने क्या बोला कि जैसे कि 1 या 2 लक्षण पर जो वर्गीकरण आधारित होता है उसको कृत्रिम वर्गीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए इसके अलावा 5वीं बुक, इस बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। और ये बुक जो है इनकी लास्ट बुक है और ये बुक पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 और इनका जो 10th एडिशन है वो पब्लिश हुआ था 1 अगस्त 1758। अब आपको याद रखना है इनकी लास्ट बुक जो है वो स्पीसीज प्लांटेरम है जो कि 1753 में जारी हुई थी। कहीं इसका आंसर मत लिख देना कि सिस्टमा नेचुरे जो बुक है वो बेसिकली पब्लिश हुई है 1737 में, बाद में तो केवल इसके एडिशन चेंज हुए, इसलिए 1758 को देखते हुए आप इनकी लास्ट बुक सिस्टमा नेचुरे नहीं करनी है। कौन सी है इनकी लास्ट बुक? स्पीसीज प्लांटेरम, जो कि पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 को। और इस बुक के अंतर्गत इन्होंने पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए हैं। तो 2 चीज जो बेसिकली आपको याद रखनी होती है, एक जंतु के वैज्ञानिक नाम किस में दिए हैं, वो दिए सिस्टमा नेचर के 10th एडिशन में। नेक्स्ट इसके अलावा पादपों के वैज्ञानिक नाम किस बुक में दिए हैं? स्पीसीज प्लांटेरम में। साथ ही साथ अगर आप ना भूले हो तो पिछले चैप्टर में ये भी आपको बताया था कि सिस्टमा नेचर का जो टाइटल इन्हें मिला है वो किससे मिला है, आपको याद हो तो एक वर्ड इन्होंने दिया था
टैक्सोनॉमिक के स्थान पर सिस्टेमैटिक्स, और ये सिस्टेमैटिक शब्द जो है वो एक लैटिन शब्द आया है, कहां से? सिस्टेमा से। क्लियर? अब चूंकि कैरोलस लिनियस जो है वो बेसिकली जो काम करते हैं वो काम करते थे लैटिन भाषा में, और चूंकि लैटिन भाषा में कार्य करने के कारण ही इन्होंने अपना नाम कैरोलस लिनियस रखा था, क्योंकि इनका नाम ये वास्तविक नाम नहीं है, क्योंकि इनका जो वास्तविक नाम है वो नाम है कार्ल बॉन लिन, ये इनका असली नाम है। चूंकि लैटिन भाषा में कार्य करते थे इसलिए इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और नाम रख लिया कैरोलस लिनियस। तो इस तरीके से मैंने इनकी बुक के नाम भी बता दिए, हॉर्टस अप्लेंडिकस जो कि फर्स्ट बुक है, स्पीसीज प्लांटरम जो इनकी लास्ट बुक है, फिलोसफिया बॉटनिका जिसके अंतर्गत नामकरण के सिद्धांत प्रस्तुत किए, सिस्टम ऑफ नेचर फर्स्ट एडिशन प्रस्तुत हुआ 1737, सेकंड एडिशन में द्विनाम पद्धति का विस्तृत विवरण दिया है, और 10th एडिशन जो पब्लिश हुआ 1 अगस्त 1758 जिसके अंतर्गत इन्होंने जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए, तकरीबन 4000 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए। इसके अलावा जेनेरा प्लांटरम के अंतर्गत इन्होंने पादप का वर्गीकरण, ध्यान से देखो, पादप के वैज्ञानिक नाम दिए हैं स्पीसीज प्लांटरम में, लेकिन पादपों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वो किसके अंतर्गत प्रस्तुत किया है? जेनेरा प्लांटरम के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपको 5 बुक इनके बारे में हमने बता दी। अभी आपको बताया गया कैरोलस लिनियस के बारे में कि इन्होंने पादप और जंतुओं को 2 वर्गों में बांटा, और 2 वर्ग कौन से? इन्होंने अभी बताया मैंने आपको, इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी जीवों को 2 जगतों में बांटा, प्लांटी और एनिमेलिया, जो अभी मैं कुछ देर पहले बात कर चुका हूं, पर अब इसकी डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। जरा देखिए इसके बारे में। ये करना जरूरी है क्योंकि इन्होंने तो द्विजगत परिकल्पना दी है, उसके बाद 3 जगत, 4 जगत, फिर 5 जगत परिकल्पना भी आई है। तो आखिरकार इनके इस क्लासिफिकेशन में क्या कमी रह गई कि जिसके कारण द्विजगत के बाद त्रिजगत, चतुर्जगत और पंचजगत परिकल्पनाएं आई? तो देखते हैं जरा। तो इन्होंने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ध्यान से समझना बेटा, इसको बहुत काम की चीज है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया वो दिया कोशिका भित्ति के आधार पर, सेल वॉल के आधार पर। कैसे? पहला जो किंगडम दिया उसका नाम प्लांटी, इसके अंतर्गत वो जीव रखे गए, केवल पादप नहीं, वो जीव रखे गए जिनमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल उपस्थित होती है, तो वो तो रख दिए प्लांटी में। नेक्स्ट दूसरा जगत जिसका नाम है एनिमेलिया, और इसके अंतर्गत वो जीव रखे गए जिनमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर? अब जरा सीखिए कि इन्होंने प्लांटी के अंतर्गत कौन कौन से जीव रखे हैं। एग्जाम्पल, सारे के सारे पौधे रखे हैं, प्लांट्स। इसके अलावा इसी के अंतर्गत इन्होंने रखी है फंजाई यानी कि कवक, इसी के अंतर्गत इन्होंने रखे जीवाणु, बैक्टीरिया, और इसी के अंतर्गत इन्होंने रखा है नील हरित शैवाल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट फॉर्म BGA, ये सभी इसके अंतर्गत रखे हैं। इसके अलावा एनिमेलिया के अंतर्गत इन्होंने समस्त जंतु रखे हैं, समस्त जंतु। क्लियर? जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इतना इजी है नहीं जितना आपको ये लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया है इसके बारे में बहुत डिटेल इन्होंने प्रस्तुत की है। लेकिन अभी के लिए हम आपको जो बताने वाले वो चीज ये है कि 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों आया, इनके क्लासिफिकेशन में क्या कमी रह गई। जरा देखिए कि यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर जरा इसको देखिए, पादप को देखिए जरा। देखिए बेटा कि इन्होंने क्या किया कि जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उन सभी को एक ही इन्होंने जगत के अंतर्गत रख दिया। जस्ट देखिए, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज की। नेक्स्ट, फंजाई की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है किसकी? काइटिन की। नेक्स्ट, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, या फिर कहूं तो बैक्टीरिया, इन दोनों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की।
यानी कि 3 अलग अलग जीवों की कोशिका भित्ति देखो, अब इन्होंने किया क्या है, कोशिका भित्ति के आधार पर वर्गीकरण किया, लेकिन तीनों चारों में अलग अलग कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसी में सेलुलोज की बनी है, किसी में काइटिन की, तो किसी में पेप्टिडोग्लाइकन की। फिर अलग से फिर और अंतर देखो कि अगर बात करें प्लांट्स, तो प्लांट्स जो है वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई में प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में भी प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया था। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जिनकी बाद में बात करेंगे कि जिनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, पर अधिकांश जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता। नील हरित शैवाल की अगर हम बात करें, तो नील हरित शैवाल तो बिल्कुल पादप जैसे रिएक्ट करते हैं, तो इनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण उपस्थित होता है। फिर बात कर लेते हैं, तुम जानते होंगे कि जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो जीव कैसे होते हैं, सुपोषी। तो पादप कैसे है, सुपोषी। प्रकाश संश्लेषण बीजीय भी कर लेता है, तो बीजीय भी कैसा रहा, सुपोषी। अब जो जीव प्रकाश संश्लेषण नहीं करते तो वो कैसे होंगे, ये होगा फंजाई हो जाएंगे आपके, कैसे, विषमपोषी। और वैसे ही आपका जो बैक्टीरिया भी जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, विषमपोषी। यानी ऐसे दुनिया भर के अंतर है, और इतने अंतर होने के बावजूद इन सभी जीवों को इन्होंने एक ही जगत में रख दिया, जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। तो कुछ ना कुछ तो कमी रह गई ना इनके जगत में। साथ ही साथ कुछ अंतर और बता दूं कि देखिए, प्लांट्स की अगर बात करें, तो प्लांट्स नॉर्मली जो होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय। लेकिन अगर बात करें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन, यानी कि ये दोनों जो होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय। खैर फंजाई तो एक कोशिकीय भी होती है और बहुकोशिकीय भी होती हैं, तो फिर से आपको अंतर मिल गया। इसके अलावा और भी दुनिया भर के अंतर हैं। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। जबकि अगर हम प्लांट्स और फंजाई की बात करें, तो ये दोनों जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं यूकैरियोटिक जी। तो दुनिया भर के ऐसे अंतर रह चुके हैं जो कि इस ग्रुप के अंतर्गत आए हैं। तो इन्हीं चीजों को और आगे डिफाइन करने के लिए 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए गए, ताकि सारे जो ये अंतर है वो डिफाइन हो सके। पर इनके क्लासिफिकेशन में क्या कमी रह गई कि इनके पादप जगत के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जीव रख दिए गए जो कि एक कोश के भी है, बहुकोश की है, प्रोकैरियोटिक भी है, यूकैरियोटिक भी है, नेसपोषी भी है, विषमपोषी भी है। इसके अलावा कोशिका भित्ति अलग अलग प्रकार की भी है। तो आगे आगे चल के जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़वाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इन सभी को अलग अलग कैसे डिफाइन किया गया है। तो तीसरा टॉपिक आपका क्लियर हुआ, कैरोलस लीनियस। और आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, करना बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कहूं तो पूरी की पूरी 11th के लिए टैक्सोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये क्लास बिल्कुल भी आप मिस मत करना और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। तो 3 हो चुके हैं, पहला हमने करवाया अरस्तु, दूसरा थियोफ्रास्टस और तीसरे वैज्ञानिक जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस के बारे में इंपॉर्टेंट ये याद कर लीजिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। तो किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने। और इसके अंतर्गत 2 जगत दिए हैं, एक है पादप जगत तो दूसरा है जंतु जगत। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट चौथे नंबर के वैज्ञानिक जिनका नाम है एपीडी कैंडोले। देखिए, इन्होंने बुक लिखी है जिस बुक का नाम है थ्योरीज एलिमेंटायर डी ला बॉटनिक। इस बुक का एक दूसरा नाम भी है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। आप जो चाहें वो याद कर सकते हैं, दोनों का एक ही नाम है, थ्योरीज एलिमेंटायर डी ला बॉटनी, या इसको दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बुक लिखी है किसने, एपीडी कैंडोले ने। नेक्स्ट फिर देखिए, एपीडी कैंडोले वो पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द दिया है।
क्लियर बेटा? इसके बाद हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो टैक्सोनॉमी शब्द किन्होंने दिया है? एपीडी कैंडोले। फिर देखिए एपीडी कैंडोले वो पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने टैक्सोनॉमी के अंतर्गत संवहन ऊतक की बात की कि भाई पादपों में क्या पाए जाते हैं? संवहन ऊतक, वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। आप जानते होंगे संवहन ऊतक, जिनके बारे में जरूर आपने सुन रखा होगा, जाइलम और फ्लोएम। क्लियर बेटा? ओके। अब देखिए तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि पौधे में संवहन ऊतक पाए जाते हैं और इसी आधार पर इन्होंने पादपों को कितने वर्गों में? 2 वर्गों में विभाजित किया। तो इनके वर्गीकरण देखिए, तो इनका वर्गीकरण अगर तुमसे पूछा गया तो इनका वर्गीकरण किसके आधार पर है? संवहन ऊतकों के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, पहला जो वर्ग बनाया उसका नाम क्या है? वो है संवहनीय पादप, वस्कुलर प्लांट्स। और दूसरे संवहनीय पादप, जिन्हें बोला नॉन वस्कुलर प्लांट्स, या इन्हें सेलुलर प्लांट्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो मैंने आपको याद हो तो बताया था कि पौधे जो हैं वो 5 प्रकार के। तो देखिए मैं एक तरफ लिख देता हूं, एक बार मैं बता चुका हूं, बाकी तो हम 3rd नंबर के चैप्टर में बात करेंगे इसके बारे में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म, जिसको हिंदी में अनावृत बीजी बोलते हैं, और लास्ट एंजियोस्पर्म, जिसको हिंदी में आवृत बीजी बोलते हैं। तो देखिए असंवहनीय पादप जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते, इसके अंतर्गत रखे गए 2 तरह के पौधे। एक है थैलोफाइटा पहला नंबर, और नेक्स्ट दूसरे हैं ब्रायोफाइटा। तो इन दोनों पौधों में क्या नहीं पाए जाते? जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है संवहनीय पादप, तो इसके अंतर्गत रखे गए हैं आपके तीनों, टेरिडोफाइटा, नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म, और लास्ट एंजियोस्पर्म। और इन तीनों पौधों में क्या पाए जाते हैं? संवहन ऊतक यानी कि जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खत्म हुआ एपीडी कैंडोले। तो आज की क्लास में मैंने आपको 4 वैज्ञानिक अरस्तु, थियोफ्रास्टस, इसके अलावा लिनियस और इसके अलावा एपीडी कैंडोले के बारे में करवा दिया है। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में ये 4 वैज्ञानिक हमने आपको करवा दिए, बाकी के वैज्ञानिक अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।